जो हमारा पहला चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन। सबसे पहले भारत में आपको पता होगा पोर्चुगीज है यानी पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डैनिश, लास्ट में फ्रांसीसी। इसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है PDBDF, PDBDF, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, डैनिश, फ्रेंच। और एक ट्रिक आप ऐसे भी बना सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण बुक डेली फॉलो करो। P से प्रतियोगिता, D यानी डच से दर्पण, और B से यानी बुक, ब्रिटिश यानी बुक, और D फिर से है डेनिश में डेली, F से फ्रेंच यानी फॉलो करो। ये याद करने का आसान तरीका है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, सीक्वेंस चेंज करके आ जाएगा, तो आपको इसको जो है सही से मैच करना होता है। तो इसमें ये पूछ लेते हैं कौन सी कंपनी कब भारत आई थी। अब दूसरी बात कि ये जो भारत में कंपनियां आई, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका इंटेंशन क्या था। तो भारत और यूरोप के बीच मसाले का जो है व्यापार होता था, यानी स्पाइसेस का ट्रेड हुआ करता था। स्पाइसेस का ट्रेड इसलिए हुआ करता था क्योंकि यूरोप में क्या था, मीट का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे और उसे जो है खराब होने से बचाने के लिए मसाले जो है बहुत मस्ट थे। इसीलिए जो है यूरोप की कंपनियां या यूरोप के ट्रेडर्स जो है भारत से मसाले जो है ले जाया करते थे। आपको पता होगा जैसे अभी आम का सीजन है, आम को जो है सब तोड़ के कई सारे मसाले डाल के और ऑयल डाल के नमक डाल के अचार बनाया जा रहा है, जिसका हमारे लोग खाएंगे, साल भर खाएंगे। तो कहीं ना कहीं मसाले जो है मीट को जो है कंजर्व करते थे, खराब होने से बचाते थे। तो जो है भारत और यूरोप के बीच जो ट्रेड था वो मसाले के लिए, स्पेसिफिक मसाले के लिए था। अब बात करते हैं कि पोर्चुगीज के बारे में। पुर्तगाली भारत आए तो इसके पीछे की कहानी क्या है। इसके पीछे की कहानी ये है कि यूरोप में उस समय एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य, जिसे बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता है। इसके दो पार्ट थे, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। जो ईस्टर्न पार्ट था वहां पे एक बहुत ही फेमस जगह हुआ करती थी जिसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। कुस्तुनतुनिया हुआ करता था। 1453 में क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों का जो है कब्जा हो गया। अब भारत और यूरोप के बीच जो स्थल मार्ग से ट्रेड हुआ करता था वो ब्लॉक हो गया, अवरुद्ध हो गया। और ये जो ऑटोमन तुर्क्स थे, वहां के जितने विद्वान थे, जितने दार्शनिक थे, इनको जो है प्रताड़ित करने लगे और ये वहां से फिर शिफ्ट होके कहाँ आ गए, वेस्टर्न पार्ट में, स्पेशली इटली में। इटली में एक नगर है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह, फ्लोरेंस नगर, यहाँ पे वो बसे और यहीं से जो है पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। पुनर्जागरण का मतलब होता है रिनांसेस, मीन फिर से जागना, क्योंकि मध्यकाल में ऐसा माना जाता है लोग सो गए थे, वो अपनी दुनिया में मस्त थे, कृषि आधारित व्यवस्था थी। अब जब पुनर्जागरण हुआ तो यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और इस पुनर्जागरण के बहुत ही दूरगामी परिणाम हुए। जो 1453 की घटना है पूरे यूरोप में, पूरे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना को आपको भूलना नहीं है। ऑटोमन तुर्कों ने जो है कुस्तुनतुनिया पे जो कब्जा कर लिया। अब आप देखिएगा आगे चल के कि इस घटना का कितना व्यापक असर होता है। फिर पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण में क्या हुआ, एक भौगोलिक खोज के युगों की शुरुआत हो गई। वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी जहाजें बनने लगी, कंपास का आविष्कार हो गया। लोग जो है अब आसानी से जो है दूसरे देश समुद्री मार्ग खोजने में आसानी हो रही है। फिर जो धर्म में सुधार हुआ, लोगों में ये भावना आ गई, वो तर्क वितर्क करने लगे और इसीलिए ईसाइयत का, क्रिश्चियनिटी का दो भाग में डिवाइड हो गया। जो लोग पुरानी मान्यताओं को नहीं मानते थे, तर्क वितर्क करने लगे,
उनका कहना था हम भाई पुरानी मान्यताओं को क्यों माने, इसमें क्या लॉजिक है। उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया और जो पुरानी मान्यताओं को मानते थे उन्हें कैथोलिक कहा गया। तो आप देख रहे होंगे एक पुनर्जागरण से कितना परिवर्तन हुआ। और इसी क्रम में जो पुर्तगाल के राजा थे हेनरी, जिनकी उपाधि थी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था, वो बहुत साइंटिफिक टेम्पर के बंदे थे। उनको खोज करना, आविष्कार करना, इन चीज़ों में बड़ा मन लगता था। वो खुद यात्रा पे निकले और आए, अफ्रीका तक आ पाए और वहाँ पे अफ्रीका को वो मैप पूर्वी तट का पूरा बना के चले गए। फिर बार्थोलोम्यू डियाज को भेजा जो केप ऑफ गुड होप से वापस चले गए, वो भारत नहीं आ पाए। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बंदा भारत आता है जिसका नाम है वास्को डी गामा, जिसका नाम तो बच्चा बच्चा सुना होगा। 1498 भारत आता है। कहाँ आता है? कालीकट, जो केरला में है। और जमोरिन हिंदू राजा उसका स्वागत करता है। और यहीं पे जो और अदर मर्चेंट्स थे, लाइक मिस्र के थे, अरब के थे, उनमें जो है क्या हुआ, मनमुटाव हो गया, ईर्ष्या होने लगी कि भाई यहाँ तो पहले से हम लोग जो है पांव पसारे हैं, एक और प्रतिस्पर्धी आ गए और यही आगे चल के क्लैश होता है, जो एक संयुक्त मुस्लिम बेड़ा बनेगा और पुर्तगालियों का जो युद्ध भी होगा। तो ये तो क्रम था। उसके बाद क्या हुआ, मैगलेन वो भी यात्रा पे निकल जाता है। वो जब यात्रा पे निकलता है तो वो इंडिया ना आके वो पैसिफिक, अटलांटिक महासागर से पैसिफिक होते हुए पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। तो उसके बाद कैप्टन कुक्स ऑस्ट्रेलिया की खोज करते हैं, अमेरिगो वेस्पुसी जो अमेरिका की खोज करता है। तो आप देखेंगे कि पुनर्जागरण का कितना दूरगामी परिणाम हो रहा है और इसी कारण से जो है पोर्चुगीज भारत है। और जब वास्को डी गामा भारत से गया तो वो पूरी यात्रा का खर्च निकालने के बाद 60 गुना ज्यादा उसे फायदा हुआ और इससे जो है और अन्य देश के लोग और अन्य नाविक जो है इंस्पायर्ड हुए, प्रेरित हुए। वो भी जो है पूरा एक दौर, एक सिलसिला ही चल पड़ा कि भारत से जो है व्यापार करने की होड़ लग गई। और इसी क्रम में ये सारी जो है कंपनियां भारत आई। अब हम इसके बाद जो है अगला टॉपिक पोर्चुगीज में हम पढ़ेंगे कि 3 जो इसके प्रमुख गवर्नर होते हैं वो भारत आते हैं और उनकी क्या क्या योजनाएं रहती हैं, क्या क्या पॉलिसी बनाते हैं, कैसे वो हिंद महासागर पे एकाधिकार कर। भारत आने वाला जो सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत सबसे पहले आया और इसको जो है मुख्य रूप से हिंद महासागर पे नियंत्रण के लिए भेजा गया था, क्योंकि हिंद महासागर पे यहाँ जो है अरब्स और मिस्र के भी व्यापारी थे। तो वो वहाँ की सरकार चाहती थी कि पूरे हिंद महासागर पे जो है पुर्तगालियों का जो है नियंत्रण हो जाए। और वो अल्मेडा आया तो, लेकिन वो पूरी तरह से जो है हिंद महासागर पर नियंत्रण नहीं कर पाया। उसने जो है जो सबसे इसकी इम्पोर्टेंट और कह लीजिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो नीति थी वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी और इसके अंतर्गत ही हिंद महासागर पर जो है उसको नियंत्रण जो है स्थापित करना था। और जैसे ही अल्मेडा भारत आया वो जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। कई सारे हिंदू मंदिर तोड़े गए। ये लोग जो है मुस्लिमों से बहुत नफरत करते थे। आपको पता ही होगा कि कैसे ऑटोमन तुर्कों ने इन्हें जो है वहाँ से खदेड़ दिया था कुस्तुनतुनिया से। तो इनके अंदर जो है ईर्ष्या और द्वेष की भावना बहुत ज़्यादा थी। ये कुंठित मानसिकता के थे, बदले की भावना से काम करते थे। और यही आगे चल के जो है दीव का युद्ध और चौल का युद्ध हुआ। चौल का युद्ध तो 1508 में हुआ। इसके बीच हुआ पुर्तगालियों और जो संयुक्त मुस्लिम बेड़ा, इसमें मिस्र की सेना और उसके अरब की सेना, ये सब मिल के, गुजरात के जो है मुस्लिम सेना थे, ये सब जो है पुर्तगालियों से लड़ते हैं। और इसी लड़ाई में अल्मेडा का लड़का मारा जाता है, उसका बेटा मारा जाता है। तो उसे यहाँ तो सफलता नहीं मिलती, लेकिन इस क्या होता है, दीव का युद्ध होता है। इसमें जो है पुर्तगालियों को जीत मिल जाती है। और ये काम किए थे अल्मेडा ने, उसको हमें याद रखना है। पहला था ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने चलाया था,
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने चलाया था। चौल का युद्ध पूछता है, दीव का युद्ध किसके समय में हुआ था? अल्मेडा के समय हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? आपको बता ही दिया कि संयुक्त मुस्लिम बेड़ा था। उसके बाद आपको पता ही है, ये जो है मुस्लिमों से बहुत ईर्ष्या रखता था, हिंदू के मंदिरों को तोड़ा। फिर इसके बाद जो आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नर आता है भारत, जिसका नाम रहता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कर्क जो कर रहा है, यानी करेगा, कुछ करेगा तभी तो इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा। देखिए आपको याद कैसे करना है, अल्बुकर्क, कर्क यानी कारक। काम तो जो करेगा उसी को ही वास्तविक संस्थापक माना जाएगा। जैसे आप सल्तनत काल में ले लीजिए, ऐबक सल्तनत काल की स्थापना करता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन? इल्तुतमिश होता है। आप मुगल साम्राज्य में ले लीजिए, मुगल काल में ले लीजिए, मुगल काल का जो संस्थापक था बाबर था, लेकिन वास्तविक संस्थापक अकबर को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने इसको जो है सुदृढ़ बनाया, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया और एकजुट किए, बहुत सारे ऐसे काम किए जो उनके साम्राज्य के लिए जो है बहुत बेनिफिशियल था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया, इसने सबसे पहले कोचीन को राजधानी बनाया। जैसे क्वेश्चन आता है कोचीन की राजधानी किसने बनाया था, तो भाई कर्क जो सबसे वास्तविक होगा वही तो कुछ करेगा। तो इसने क्या किया, सबसे पहले कोचीन को राजधानी बनाया। फिर इसने क्या किया कि देखा कि अपने लोगों को प्रेरित किया कि इंडियन वुमेन से, महिलाओं से जो है इसके लोग शादी करें, जिससे वो यहाँ के कल्चर में ढल जाएं। उसके बाद इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉलिसी चलाया था जिसका नाम था कार्टेज अरमेडा कैफिले सिस्टम। कार्टेज का मतलब होता है एक पास या परमिट, और अरमेडा का होता है आर्म्ड शिप। कैफिले मतलब जैसे काफिला से, आप देखो वो एक साउंड कर रहा है काफिला, यानी कैफिले, उसको पोर्चुगीज में कैफिले सिस्टम। यानी क्या था कि जो कार्टेज आर्मेड कैफिले सिस्टम था, इसके द्वारा जो है वो किसी भी देश की जो नाव होती थी, जो जहाज होती थी पानी में, वो स्कॉट करते थे। इसके ही सैनिक जो है इसको स्कॉट करते थे, मतलब किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। कंप्लीटली हिंद महासागर में जो है इसका नियंत्रण हो चुका था। ठीक है, और इसने ही भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा को जो है बंद करने का प्रयास किया। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में तीसरा गवर्नर जनरल होता है वो नीनो दा कूना होता है। नीनो दा कूना सबसे लास्ट होता है। इसका एक महत्वपूर्ण काम सिर्फ एक है, सिर्फ एक ही काम याद रखना है, इसने जो है गोवा को जो है राजधानी बनाया। किसकी जगह पे बनाया? कोचीन। कोचीन को किसने बनाया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नीनो दा कूना ने दो काम किया, गोवा को राजधानी बनाया, और ये गोवा को छीना किससे? बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह से 1510 में नीनो दा कूना ने गोवा को छीन लिया। अब इसी क्रम में आगे की घटना बढ़ती है, तो 1661 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है, जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटेन के राजकुमार से जो है शादी हो जाती है। इस शादी में जो है मुंबई ब्रिटेन को जो है दहेज में मिल जाता है। ये मत सोचिए कि यूपी बिहार और दिल्ली और राजस्थान हरियाणा या कह लीजिए भारत में ही दहेज चलता है। दहेज पहले भी चलता था, एक एज अ प्रेजेंट, एक गिफ्ट के तौर पे उनको जो है मुंबई मिल गया, और 10 पाउंड वार्षिक जो है उसका टैक्स पे जो है उनको मिल गया। उसके बाद में आपको पता होगा कि ये जो है अंग्रेजों का बहुत बड़ा केंद्र बना। अब बात करते हैं पुर्तगालियों के योगदान के बारे में। पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। इसके बाद पुर्तगालियों ने कई सारी फसलें भारत में ले आए, जिसमें मक्का, काजू, ऑरेंज, पपाया, टमाटो, आलू मुख्य रूप से। साथ ही साथ पुर्तगालियों ने जहाज निर्माण में भी बहुत
ज़्यादा योगदान दिया और ये कला भारतीयों ने पुर्तगालियों से ही सीखी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पुर्तगालियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, कई सारे फसलें मिली और जो फसलें पुर्तगालियों ने भारत को दी हैं उसको हम एक ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं एम कोप्ता, एम से मेज यानी मक्का, एम से मक्का, के से हो गया काजू, वैसे तो कैसू बोलते हैं काजू को, के से काजू, ओ से ऑरेंज, कोप्ता, पी से पोटैटो, पोटैटो तो चलो आलू हो जाएगा लास्ट में, पी से पपाया और कोप्ता, टी से हो गया टमाटो, टमाटो, कोप्ता, ए आ रहा लास्ट में तो आलू हो गया और जो यहाँ पे पी था उसका मतलब था पपाया, यानी एम कोप्ता से सारी फसलें आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब इनके पतन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनके पतन के कारण, जैसे हम जो लेक्चर आप लोग सुने होंगे तो आपको ऑब्वियसली पता चल गया होगा कि ये लोग कितने कट्टर थे, मुस्लिमों के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर, हिंदुओं के प्रति कट्टर, हिंदुओं की मंदिरों को तोड़े और बहुत ज़्यादा असहिष्णु थे, बहुत ही विधर्मी टाइप के लोग थे। और ये जो इनकी नीतियाँ थी और यही जो है इनको ले डूबी, इनके पतन का कारण बनी। ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, लोगों का जो है जबरदस्ती ईसाई बनाते थे और दूसरे धर्म को जो है ये लोगों से नफरत करते थे। और अंत में क्या हुआ, जब इनका मुकाबला हुआ, जिससे इनका मुकाबला किससे हुआ, जो आने वाली और यूरोपियंस कंपनी थी जैसे ब्रिटिश, वो लोग काफ़ी सक्षम थे, उनकी नौसेना काफ़ी मजबूत थी और इसीलिए जो है ये सरवाइव नहीं कर पाए। तो इनके जो पतन का कारण हुआ, कमज़ोर नौसेना हुआ, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा असहिष्णु थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, भारतीय परंपराओं में जो है बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगे। तो ये इनके जो है विनाश का या इनके पतन का कारण हुआ। तो यहाँ पे हमारा पोर्चुगीज यानी पुर्तगाली पूरी तरह से भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी डच थी। डच जो है मूल रूप से हॉलैंड के निवासी हुआ करते थे, जिसका नाम हॉलैंड हुआ करता था। अभी इसका नाम बदल करके नीदरलैंड कर दिया गया है। एम्स्टर्डम यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, ज़्यादातर लोग टूर पे जाया करते हैं। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में मुख्य रूप से टेक्सटाइल व्यापार के लिए जानी जाती थी, यानी टेक्सटाइल कपड़ों का व्यापार करती थी। यह जो है मसाले या अन्य चीज के लिए नहीं बल्कि टेक्सटाइल, और यही वो कंपनी थी जिसने भारतीय कपड़ों को निर्यात का साधन बनाया। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही भारत के जो कपड़े थे उन्हें जो है विदेश एक्सपोर्ट करने लगी। कहाँ से? भारत से। डच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और ये कंपनी ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाई इंडिया में। और होता क्या है, 1759 में वेदरा की लड़ाई होती है। इस लड़ाई में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, जिसे वेदरा का युद्ध कहते हैं, 1759। याद रखिए, इस कंपनी की जो है भारत में उपस्थिति लगभग शून्य हो जाती है। तभी से यह कंपनी जो है साउथ ईस्ट कंट्रीज की तरफ मूव कर जाती है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, वहाँ पे छोटी छोटी कंपनियां लगाती हैं। इसकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगी थी। मछलीपट्टनम भी कहते हैं, मसूलीपट्टनम, कुछ भी आप कह सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू से। तो पहली फैक्ट्री इसकी जो है मसूलीपट्टनम में लगी थी। और चिंसुरा बंगाल में भी इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्री हुआ करती थी। यहाँ पे फैक्ट्री इन द सेंस आप कह लीजिए कि एक वायर हाउस हुआ करता था। वायर हाउस मतलब कि यहाँ से चीज़ें ये लोग कलेक्ट करके और इसी वायर हाउस में वो जो है स्टोर करते थे और वहाँ से जो है इसे डिस्पैच कर दिया जाता था। सबसे पहली फैक्ट्री पूछा जाता है मसूलीपट्टनम में और दूसरा चिंसुरा बंगाल में। और यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले जो पुर्तगालीज थे उनकी
पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगी थी? याद है आप सभी को? नहीं, कोचीन में। उसकी जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो कोचीन में लगी थी। और आपको पता होगा कौन था? अल्मेंडा के समय में लगाई गई थी। अल्बुकर्क को जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। नीनो द कून्हा जो था उसके समय में गोवा राजधानी बनी थी। ये 3 गवर्नर उसके बहुत महत्वपूर्ण थे। भारत आने वाली तीसरी यूरोपीय कंपनी जो थी वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शेयर होल्डर थी वो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट भी थी। यानी जो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनमें एक एलिजाबेथ थी। और यह कंपनी पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी थी, यानी निजी कंपनी थी। इसका पूरा स्वामित्व निजी हाथों में था। जैसा कि आपको पता होगा, सेम ऐसे ही जो हॉलैंड की कंपनी थी वो ज्वाइंट वेंचर थी, यानी वो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिक्स्ड कंपनी थी। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी है? ये पूरी तरह से निजी कंपनी है। 1600 में जब इसकी स्थापना होती है और उस समय भारत पर जो है अकबर शासन कर रहा होता है और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ होती है। लेकिन जैसे ही कंपनी भारत आती है तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है और यहाँ पे जो है जहांगीर का शासन स्थापित हो जाता है। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो इसको जो है पहले 15 साल के लिए मोनोपोली दिया जाता है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी कि अब अगले 15 साल तक सिर्फ ईस्ट के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, ना कि ब्रिटेन की कोई और कंपनी। इसके बाद क्या होता है कि जेम्स प्रथम जब राजा बनता है ब्रिटेन का, तो इस मोनोपोली को वो अनलिमिटेड समय के लिए बढ़ा देता है और इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 तक सिर्फ इसी कंपनी का मोनोपोली रहता है। और 1833 के बाद से ही कोई अदर ब्रिटिश कंपनी जो है भारत या ईस्ट के साथ जो है वो ट्रेड कर सकती थी। अगर बात करें अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत बार पूछा जाता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी। तो जहाँ डचों की लगी थी वहीं अंग्रेजों की भी लगी। डचों की कहाँ लगी थी? मसूलीपट्टनम में। और ब्रिटिश की भी जो पहली फैक्ट्री लगी वो जो है मसूलीपट्टनम में लगी। अब यहाँ पे फैक्ट्री का मतलब जानना बहुत जरूरी है। फैक्ट्री का मतलब ये है कि एक वायर हाउस की तरह हुआ करता था। यानी ये वायर हाउस में जो है जो गुड्स ये लोग परचेज करते थे, जो खरीदते थे, जो ट्रेड करते थे और वहां पे जो है स्टोर कर देते थे और उसी वायर हाउस से या उसी कंपनी से ये जो क्या करते थे, इसको जो है डिस्पैच कर देते थे, जहाजों से जो है इंग्लैंड के लिए भेज देते थे। तो पहली फैक्ट्री लगी मसूलीपट्टनम में, दूसरी फैक्ट्री लगी सूरत में। हालांकि सूरत के लिए परमिशन जहांगीर से पहले ही मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। तो 1613 में सूरत में आखिरकार अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाने में कामयाब हो गए। और आपको याद होगा कि 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाता है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाता है तो वो तुर्किश में बात करता है और ये चीज देख के जहांगीर बहुत प्रसन्न होता है और उसे जो है इंग्लिश खान की उपाधि दे देता है। वो सोचता है गोरा आदमी, एक अंग्रेज आदमी उसकी लैंग्वेज यानी तुर्किश बोल रहा है। फिर उसे 4000 का मनसब दे देता है, बहुत प्रसन्न होता है। तो ये जहांगीर जो है एक जो है पथ खोल देता है अंग्रेजों के लिए। फिर क्या होता है, 1615 में टॉमस रो भारत आता है, या भी जेम्स प्रथम जो वहां का राजा था उसका राजदूत था, भारत आया। या भी जो है
आदेश को जो है जहांगीर के समक्ष रखा। उसके बाद क्या होता है, 1651 में अंग्रेज हुगली पे कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है शाह शुजा के कारण। शाह शुजा जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसने क्या किया कि अंग्रेजों को एक पास दे दिया, यानी परमिट दे दिया, जिसको निशान बोलते हैं, निशान। और मात्र 3000 रुपये वार्षिक टैक्स पर, 3000 रुपये पे करो, तब जो है सम्मिलित बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही में था, पूरे बंगाल पे जो है आप व्यापार करो। फिर आपको याद होगा कि 1698 के आसपास, मतलब 1700 तक फोर्ट ऑफ विलियम की स्थापना हुई। 1698 में बंगाल के 3 गांव, सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर को मिला के कोलकाता की स्थापना की जाती है। कोलकाता की स्थापना का श्रेय जॉर्ज चार्नक को दिया जाता है और यहीं पे आगे चल के फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है। 1707 तक, इवन यह कहें कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। उसके जो कमजोर उत्तराधिकारी होते हैं, इनका फायदा उठा के अंग्रेज अब बड़ी आराम से बंगाल और धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों के लिए जो है टैक्स फ्री व्यापार की जो है परमिशन वो पा लेंगे, जिससे भारत के शोषण की कहानी यहीं से शुरू होती है। 1707 में जो शक्तिशाली सम्राट था औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 में एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटती है और इस घटना से अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इवन यह कहें कि इस घटना के बाद से अंग्रेज पूरे बंगाल में जो है कर मुक्त व्यापार करने का जो है उन्हें परमिशन मिल जाता है और यहीं से जो है उनके शोषण की जो है कहानी शुरू होती है। 1717 में फर्रुखसियर जो है मुगल बादशाह होता है, वह एक बीमारी से जो है पीड़ित होता है और आपको याद होगा कि फर्रुखसियर को ही घृणित कायर कहा जाता था। जब जॉन सरमन की अध्यक्षता में डॉक्टर हैमिल्टन का एक डेलीगेशन फर्रुखसियर के दरबार में जाता है, तो फर्रुखसियर को जो है डॉक्टर हैमिल्टन वो ठीक कर देता है और इस बात से जो है फर्रुखसियर खुश होकर उसे 3000 रुपये में, मात्र 3000 रुपये में पूरे बंगाल का जो है टैक्स फ्री ट्रेड की जो है परमिशन दे देता है। और दूसरी बात ये कि सूरत को भी 1000 में, मात्र 1000 रुपये में सूरत पे भी टैक्स फ्री व्यापार का जो है आदेश दे देता है। और तीसरी जो मुख्य बात है जो फर्रुखसियर ने की, वो थी कि जो मुंबई में कंपनी के सिक्के बनते थे, इस सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की जो है परमिशन दे दी। और इन तीनों बातों को ही मिला के शाही फरमान कहा जाता है। यह जो शाही फरमान फर्रुखसियर ने जारी किया, इससे जो है अंग्रेजों को बहुत मदद मिली और इसीलिए इसे जो है मैग्ना कार्टा कंपनी कहा जाता है। जैसे आपने पहले देखा था शाह शुजा ने कैसे निशान जारी किया था और कंपनी को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का जो है अनुमति मिल गई थी। और जो गोल्डन डिक्री जो जारी किया था वो गोलकुंडा के राजा ने जारी किया था। तो आप देखेंगे शाह शुजा द्वारा जो निशान जारी किया गया था, अनुमति दी गई थी अंग्रेजों को, कंपनी को, उससे बहुत ज़्यादा कंपनी को फायदा हुआ। फिर जो मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी, जिसे शाही फरमान कहते हैं, फर्रुखसियर ने 1707 में जारी किया
उसके बाद गोल्डन डिक्री जो गोलकुंडा के राजा ने जारी किया। ये 3 फरमान हुए जिससे अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा, कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और यहीं से जो है आप देखेंगे कि आगे आगे अंग्रेज कैसे मजबूत होते हैं। और आइए अब बात करेंगे जो है जो अगले यूरोपीय कंपनी भारत आई। अगर आने वाली चौथी यूरोपीय कंपनी जो थी वो डेनिश थी। डेनिश जो डेनमार्क के निवासी कहलाते थे और यह कंपनी भारत में ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाई। इस कंपनी ने सबसे पहली जो फैक्ट्री लगाई वो ट्रैंकोवार तमिलनाडु में लगाई। उसके बाद इसने एक अपनी बहुत अच्छी फैक्ट्री लगाई थी, वो श्रीरामपुर बंगाल में लगाई थी। डेनिश कंपनी 1845 में अंग्रेजों को अपना पूरा स्वामित्व, पूरा शेयर बेच के जो है भारत से हमेशा के लिए चली जाती है। तो आपको पता होगा 1759 के युद्ध के बाद डच चले जाते हैं भारत से। उसके बाद 1845 में ये कंपनी जा रही है। यानी जो बीच में आई थी ब्रिटिश, पहले जो आई थी सबसे पहले पुर्तगाली और फ्रांसीसी, ये 3 कंपनियां भारत में रुकने वाली है। और इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आने का सीक्वेंस तो जाने का सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले डच गई 1759 में, फिर 1845 में डेनिश जा रही है। अब आपको पता है 1947 में भारत आज़ाद होता है तो अंग्रेज चले जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1954 में जैसे फ्रांसीसी भारत जाते हैं और जो सबसे लास्ट में जाते हैं वो अधर्मी लोग, असहिष्णु लोग, पुर्तगाली, जो आए तो सबसे पहले थे और गए सबसे बाद 1961। तो आइए अब चर्चा करते हैं जो भारत में सबसे आखिर में आने वाली यूरोपीय कंपनी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और इसकी स्थापना के समय फ्रांस का जो राजा था लुई 14वां था और इस कंपनी का जो फिनेंस मिनिस्टर बना वो था कोलबर्ट कहा जाता था। तो ये कंपनी जो है पूरी तरह से सरकारी कंपनी थी, इसमें कोई भी प्राइवेट शेयर होल्डर नहीं थे। अब आप ये चीज सोच रहे होंगे कि मैं सरकारी और प्राइवेट पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं। इस चीज को जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि सरकारी और प्राइवेट होने से मतलब क्या था। तो टिल 1742 तक ये कंपनी का फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पे था। लेकिन जैसे ही डुप्ले गवर्नर बन के भारत आया तो इसको लगा कि यार सारी कंपनियां जो है ब्रिटिश और जो पोर्चुगीज हैं, ये लोग भारत के जो है प्रशासन में इंटरफियर कर रहे हैं, सेना बना रहे हैं, भारत पे जो है कब्जा कर रहे हैं। तो इसने भी जो है अपनी पूरी जो है रणनीति बदल दी। यह भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इसने जो एक सबसे महत्वपूर्ण इसकी नीति थी सब्सिडरी अलायंस, यानी सहायक संधि। सहायक संधि का जो है प्रतिपादन हालांकि डुप्ले ने किया, लेकिन इसका सही तरह से अमली जामा जो पहनाया था, जो इम्प्लीमेंट किया था, वो था वेलेज़ली। 1742 में जब डुप्ले आता है तो उसकी भी महत्वाकांक्षा बड़ी होती है। वो भी चाहता कि उसका भी जो है भारत में भाग ले और भारतीयों पर शासन करे। तो इसी सीक्वेंस में फ्रेंच और ब्रिटिश का जो है क्लैश होता है, कई सारी लड़ाइयाँ होती हैं। तो इन लड़ाइयों को हम आइए डिटेल में जो है अब अध्ययन करें। दोस्तों, अब जो है मैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए 3 कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करूंगा। 1742 से पहले तक फ्रांसीसियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना ही था। लेकिन जैसे ही 1742 ईस्वी में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया तो कंपनी ने अपनी नीतियों में कुछ बदलाव किया। कंपनी चाहती थी राजवाद पर फोकस करे, साथ ही साथ भारतीय क्षेत्रों पर अंग्रेजों की तरह कब्जा कर सके, ताकि जो है अंग्रेजों का जो एकाधिकार, जो एक छत्र राज्य स्थापित हो रहा था, उसको चुनौती दे सके। लेकिन इसी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए।
प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1740 से 1748 के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की तरफ से डुप्ले जो है सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो अंग्रेजों की तरफ से मोर्चा संभाले हुए था। इस युद्ध में शुरू में तो फ्रांसीसियों को काफी बढ़त मिली, उन्होंने मद्रास पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों की एक और बस्ती सेंट फोर्ट डेविड पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन इस बढ़त को वो अंत तक बनाए नहीं रख सके। और इसी युद्ध में अन्य छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी गई, जैसे सेंट थोमे की लड़ाई, अड्यार की लड़ाई प्रमुख है। और इस युद्ध की समाप्ति जो है एक्स-ला-सैपेल संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है। और इस संधि में जो है यह निर्णय लिया जाता है कि जो क्षेत्र अंग्रेजों का था, जैसे मद्रास, उसे फ्रांसीसी जो है वापस कर देंगे, और इसके एवज में उन्हें जो है उत्तरी अमेरिका में, वहां भी उनका जो है औपनिवेश था, तो उन्हें जो है लुइसबर्ग नामक एक क्षेत्र था, वो जो है फ्रांसीसियों को मिल गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यह युद्ध जो है निर्णायक साबित नहीं हुआ, जो कि दोनों कंपनियां अपनी सर्वोच्चता के लिए लड़ रहे थे कि अगर इस युद्ध में जो जीतेगा वो भारत में उसका जो है एक छत्र राज्य हो जाएगा और उनकी सेना जो है एक दूसरे पर उसकी सर्वोच्चता जो है सिद्ध हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस युद्ध का जो कारण था हमने बताया आपको, जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई थी, पहली बात जो जानने वाली है। दूसरी, इस युद्ध की जो समाप्ति हुई एक्स-ला-सैपेल संधि के द्वारा हुई, और इस युद्ध में जो है मद्रास को जो है फ्रांसीसियों ने वापस कर दिया, उन्हें लुइसबर्ग मिल गया। अब दोस्तों मैं बात करूंगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी सेम प्रथम कर्नाटक युद्ध की तरह रहा। यहाँ पे भी फ्रांसीसियों को बढ़त मिली, लेकिन वो उसे लास्ट तक भुना नहीं पाए, और जो है यह युद्ध भी जो है निर्णायक सिद्ध नहीं हुआ। इस युद्ध की शुरुआत जो है हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार की लड़ाई से जो है प्रारंभ होता है, जहां फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का, तो वहीं कर्नाटक में चंदा साहब का साथ दिया। और इसके जो दोनों उत्तराधिकारी थे, यह जो है एक शक्ति के रूप में उभरे और लगभग ये जीत चुके थे। वहीं अंग्रेजों ने जो है हैदराबाद में नासिर जंग तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया। तो आप देख रहे होंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को काफी बढ़त मिली है, क्योंकि इस दोनों युद्धों में फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व कर रहा है वो डुप्ले है। डुप्ले के बारे में कहा जाता है वह एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और जो है बहुत अच्छा प्रशासक माना जाता है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, इन छोटी छोटी लड़ाइयों से तंग आकर जो है फ्रांसीसी कंपनी डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लेती है, और यहीं से जो है फ्रांसीसी सेना जो है कमजोर पड़ जाती है, और जो उसकी मंशा रहती है भारत पर कब्जा करने की वो अधूरी रह जाती है। और उसके बदले जो है गोडियू जो गवर्नर बनकर भारत आता है, वह बहुत ही अदूरदर्शी तथा अकुशल रहता है। वह आते ही जो है पांडिचेरी की संधि कर लेता है। जैसे ही पांडिचेरी की संधि करता है, जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। और इस युद्ध के बाद जो है क्लाइव जो है एक शक्ति बनकर उभरता है। तो दोस्तों हमने देखा कैसे जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण हमने बताया, जो है उत्तराधिकार की लड़ाई थी हैदराबाद और कर्नाटक में, और यह युद्ध की समाप्ति जो है पांडिचेरी की संधि के साथ होती है। और इसके कुछ साल बाद से लेकर 1763 के बीच जो है सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो जाती है यूरोप में। जैसे यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत होती है, वैसे ही 1758 से लेकर 1763 तक तृतीय कर्नाटक युद्ध भारत में शुरू हो जाता है। साथियों, अब मैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करूंगा। पांडिचेरी संधि के बाद 1756 में जो है सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो जाती है। यह युद्ध जो है यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा जाता है। जैसे ही वहां युद्ध शुरू होता है,
वैसे ही जो भारत में पांडिचेरी की संधि हुई थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद, वह जो है शून्य हो जाती है। और भारत में भी 1758 से लेकर 63 तक तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध की जो खास बात यह रही कि अब यहां पे डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर नहीं है। इस युद्ध में जो है फ्रांसीसी सेना की मदद के लिए कंपनी ने जो है काउंटर डी लाली को जो है भारत भेजती है, एक विशाल सेना लेके भेजती है। काउंटर डी लाली जैसे भारत आता है, उसने जो है अंग्रेजी बस्ती सेंट फोर्ट डेविड पर कब्जा कर लेती है, जो पांडिचेरी में के आसपास है। उसके बाद जब यह बंगाल की तरफ कूच करती है तो यहाँ पे अंग्रेजों ने पहले से ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इवन अंग्रेजों ने जो है चंद्रनगर, जो कि फ्रांसीसियों की एक बस्ती हुआ करती थी, उस पर भी कब्जा कर लिया है। हाल ही में अंग्रेजों ने जो है 1757 का प्लासी की लड़ाई जीती हुई है, तो उनका जो है कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। अब उनसे जो है टक्कर ले पाना जो है फ्रांसीसियों के बस की बात नहीं है। तो 1760 में क्या होता है, मद्रास और पांडिचेरी के बीच में एक जगह है जिस वांडी वाल्स कहते हैं, और यही वांडी वाल्स में जो है एक निर्णायक जंग होती है और इस जंग में जो है अंग्रेज जीत जाते हैं और यहीं से जो है फ्रांसीसियों का जो शक्ति होती है वो पूरी तरह से बिखर जाती है और अंग्रेज जो है सबसे बड़ी यूरोपीय शक्ति बनकर उभरते हैं और पूरे भारत में उनका जो है एक छत्र राज्य स्थापित हो जाता है। तो हमने देखा कैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो एक्सला-सैपल के द्वारा समाप्त हुआ, फिर हमने देखा द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ये दोनों युद्ध जो है निर्णायक नहीं थे, लेकिन तीसरा युद्ध जो है अंग्रेजों के पक्ष में रहा, यह बहुत ही निर्णायक साबित हुआ और इस युद्ध की जो है समाप्ति 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा हुआ। तो आप जो है पेरिस की संधि जरूर याद रखिएगा, 1763 में हुआ और इस संधि में यह उल्लेख किया गया कि अब जो है जो फ्रांसीसी हैं वो भारत में तो रहेंगे लेकिन वो कोई सेना नहीं रख पाएंगे और साथ ही साथ उन्हें चंद्रनगर और जो फ्रांसीसी क्षेत्र थे उन्हें वापस कर दिया गया। लेकिन उनके ऊपर एक शर्त थोप गई कि भाई फ्रांसीसी, अब आपका यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, अंग्रेजों की जो है सत्ता एक शक्ति स्थापित हो गई है, आप जो है सिर्फ ट्रेड करिए, ट्रेड तक ही अपने आप को फोकस रखिए। डुप्ले एक प्रशासक और कूटनीतिक के रूप में सफल था। इस क्वेश्चंस को हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि डुप्ले के बारे में जो है मेंस में क्वेश्चन आ सकता है और हमें यह समझ होनी चाहिए कि डुप्ले एक अच्छा प्रशासक था तो क्यों था, अगर वो कूटनीतिज्ञ था तो क्यों था, अगर कूटनीतिज्ञ और अच्छा प्रशासक होने के बाद भी आखिर डुप्ले क्यों हार गया। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि डुप्ले एक अच्छा प्रशासक क्यों था। जैसे 1742 में जो है डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आता है तो उसके सामने जो है कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी रहती हैं। वो वहाँ जो है पांडिचेरी में अकाल पड़ता है, मराठाओं का लगातार जो है आक्रमण हो रहा होता है, ब्रिटिश जो है फ्रांसीसी कॉलोनियों पे जो है घात लगाए हुए रहते हैं, लगातार उन्हें चुनौती दे रहे होते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जो फ्रांसीसी कंपनी थी वह जो है जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्च था, उसमें भारी कटौती कर देती है। अब जो है डुप्ले को अपनी पर्सनल वेल्थ से अपना खुद की संपत्ति लगा के जो है वो कंपनी के लिए काम करना पड़ता है। वह जो है पांडिचेरी का जो है फोर्टिफिकेशन करता है, किलेबंदी करता है, यानी और उसके बाद इन सब के लिए जो है खर्च को बैलेंस करने के लिए जो है वो अधिकारियों की भी सैलरी कट कर देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डुप्ले एक अच्छा प्रशासक था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था। लेकिन अगर हम कूटनीति की बात करें तो डुप्ले ने मद्रास पर भी कब्जा कर लिया था, कुछ टाइम के लिए सेंट फोर्ट डेविड पे भी उसे जो है विजय मिली थी और
उसके बाद जो है डुप्ले ही वो पहला यूरोपीय शासक था, या पहला सेना था आप कह लीजिए, जिसने इंटरनेशनल यानी भारत के जो है इंटरनल मैटर में, आंतरिक मामलों में जो है दखल अंदाज दिया। आपको पता होगा जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो रहा था तो कैसे डुप्ले ने जो है चंदा साहब का कर्नाटक में और मुजफ्फरजंग का हैदराबाद में साथ दिया, और इन्हें जो है काफी बढ़त भी मिली थी। और इसके बाद डुप्ले ने जो है सहायक संधि का भी प्रतिपादन किया, लेकिन इसका जो है अमली जामा सही तरीके से वेलेस्ली ने पहना। तो इन बातों से हम कह सकते हैं कि डुप्ले एक अच्छा प्रशासक तथा साथ ही साथ एक अच्छा कूटनीतिज्ञ था। फिर भी डुप्ले हार गया। अब डुप्ले की हार के कारणों पर हम चर्चा करेंगे। डुप्ले इसलिए हार गया क्योंकि डुप्ले जो है अति उत्साही था, वह बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहता था कि नहीं मैं जीत जाऊंगा मैं, और इसी चक्कर में वह जो है काफी बार जीतते जीतते जो है हार जाता था। उसे मजबूत बढ़त तो मिलती थी, लेकिन उस बढ़त को वो लास्ट तक जो है बनाए नहीं रख पाता था। तो अति उत्साही होना जो है डुप्ले की एक कमजोरी थी। अगर दूसरी बात करें डुप्ले के बारे में तो वह निरंकुश था, और जो है अपने उसके समकक्ष अधिकारी हुआ करते थे, वो उनकी बात मानता नहीं था, वो उन्हें जो है बहुत हल्के में लेता था और सिर्फ अपनी मनमानी करता था, जिससे क्या होता था अन्य अधिकारियों के बीच मनमुटाव होता था और ये जो है मैदान पर अच्छी से जो है लड़ नहीं पाते थे। ठीक है, उसके बाद जो है डुप्ले के बारे में कहा जाता है वह योजना तो बड़ी अच्छी अच्छी बनाता था और आदेश भी अपने लेफ्टिनेंट्स को, अपने अधिकारियों को देता था, लेकिन अगर जो फील्ड पे लड़ने की बारी आती थी तो वो फील्ड पर जो है कभी उतरा नहीं। और दूसरी तरफ अंग्रेज अधिकारियों में चाहे क्लाइव हो, चाहे आयरकूट हो, चाहे लॉरेंस हो, सब मैदान पे जो है लड़ते थे, जिससे जो है अंग्रेजों को फायदा मिला और डुप्ले हार गया। तो आप देखेंगे कि इन कारणों से जो है डुप्ले भारत में जो है हार गया। अंग्रेजों की सफलता का जो मुख्य कारण था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राइवेट होना भी था। जहां एक तरफ फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह से गवर्नमेंट कंपनी थी, वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, इसमें एलिजाबेथ का भी शेयर था। तो नाजुक परिस्थितियों में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आसानी से जो है डिसीजन ले सकती थी और लेती भी थी, और इसका उसे बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो जो है डिसीजन नहीं ले पाती थी और नाजुक स्थितियों में पिछड़ जाती थी। उसे पहले तो बढ़त मिलती थी लेकिन पिछड़ जाती थी। डुप्ले को जो है वहां की सरकार ने एक्सपेंडिचर में कटौती करने के लिए कहा, तो डुप्ले ने अधिकारियों की पेमेंट काट दी, अपने पास के पैसे जो है कंपनी के फायदे के लिए लगाया। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट होना जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए, उनके सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा आत्मबल देती थी, जिससे वो पूरी सामर्थ्य से लड़ते थे और पूरी ताकत से लड़ते थे और जीतते भी थे। यही कारण था कि जो है प्राइवेट होना और गवर्नमेंट होना यह दिखाता है कि किस तरह से ये कंपनी अपने अधिकारियों के साथ, अपने सेना के साथ किसी भी परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। अब हम दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण था सर्वश्रेष्ठ नेवी। अंग्रेजों के पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नेवी थी, लेकिन बाद में जो है जो मोस्ट एडवांस नेवी आई वह अंग्रेजों के पास आई। अंग्रेज जो है नित नया नया आविष्कार करते रहते थे, मॉडिफाई करते रहते थे। तो आपने देखा होगा कैसे उन्होंने फ्रांसीसी नेवी को ट्रफेगलर की लड़ाई में बड़ी ही आसानी से हरा दिए थे, क्योंकि उनकी नेवी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थी। और यही नहीं, भारत में भी उन्होंने पुर्तगालियों को, डचों को, कई सीपों को उन्होंने हिंद महासागर में डुबा दिया। तो एक मजबूत उन्नतशील नेवी होने के का भी फायदा जो है अंग्रेजों को मिला। अब हम तीसरी बात करेंगे, औद्योगिक क्रांति। तीसरी जो मुख्य बात थी अंग्रेजों की सफलता की वो थी औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, वहां पे जो है नई नई मशीनों का आविष्कार होने लगा,
नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हो गया, जो है पावर लूम का आविष्कार हो गया, स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया। अब जो है इससे क्या हुआ कि मशीनों के आ जाने से उनका जो है प्रोडक्शन काफी बढ़ गया। अब जो कच्चे माल एशिया से, भारत से, अफ्रीका से जाते थे, उनकी जो है खपत बहुत ज़्यादा हो रही है, लेबर्स की ज़रूरत कम पड़ रही है, और ये कंपनियां जो है वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो काफ़ी फायदे में हो गई। और इसलिए जो है वहाँ की सरकार किसी भी परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करने के लिए तैयार रहती है। औद्योगिक क्रांति स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस में जो है देर से पहुंची, जिससे वो उतना फायदा नहीं उठा पाए। अब हम बात करेंगे अंग्रेजों की जो दूसरी और जो एक और मुख्य बात थी सफलता की, वो थी सुसंगठित और जो है वेल ट्रेंड सेना। उसके पास एक अनुशासित और बहुत ही सुसंगठित सेना हुआ करती थी। हालांकि ये सेना बहुत ही छोटे छोटे दस्तों में हुआ करते थे, लेकिन बड़ी बड़ी सेनाओं को ये हरा देती थी, क्योंकि ये बहुत ही अनुशासित होते थे। ये कंपनी के प्रति, अपने देश के प्रति बहुत ही वफादार हुआ करते थे। इनके अधिकारियों के बीच जो सामंजस्य था बहुत ही जबरदस्त था, इसलिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सफलता पाए। और वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के जो अधिकारी थे जैसे डुप्ले, वो अपने समकक्ष अधिकारियों की बात नहीं मानता था, भिड़ जाता था, तो अनुशासन की कमी थी। और जो इसके अधिकारी थे, चाहे वो क्लाइव हों, चाहे आर्कूट हों, चाहे लॉरेंस हों, सब मैदान पर उतर के एक बहुत अच्छी अच्छी रणनीति बनाते थे और अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी का प्रयोग करते थे, जिससे इन्हें युद्ध में जो है काफ़ी एज मिलता था और काफ़ी लड़ाइयाँ इन्होंने जीती। और इसीलिए जो है अंग्रेज एक छत्र राज्य स्थापित करने में कामयाब हुए। अगर अब अगले प्रमुख घटना की बात की जाए तो वो था कि ये दूसरे यूरोपियों की तुलना में कम धर्मांध थे, यानी धर्म के लिए बहुत ज़्यादा इनके पास टाइम नहीं था। जैसे पुर्तगाली थे, बहुत ज़्यादा धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, ईसाइयत का। डच ने भी यही किया। लेकिन अंग्रेजों का जो मुख्य काम था वह व्यापार करना था। वह व्यापार तो कर ही रहे थे और साथ ही साथ भारतीय क्षेत्रों पे भी कब्जा कर रहे थे, लेकिन वो धर्म के लिए जो है पूरी तरह से ये नहीं कि बस मुझे ईसाइयत का ही प्रचार करना। अब जो है अंत में बात करेंगे एक प्रमुख कारण की, जो है स्टेबल गवर्नमेंट। इंग्लैंड में क्या थी? एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। 1688 की क्रांति के बाद अंग्रेज में जो जितने भी राजा हुए, ब्रिटेन में जितने भी राजा हुए, वो सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हर संभव, हर परिस्थिति में मदद करते थे और उसे जो है प्रोत्साहित करते थे, उसके मनोबल को बढ़ाते थे। और ये कंपनी और ब्रिटिश सेना ने भी राजाओं को कभी निराश नहीं किया। जबकि फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में 1789 में जो है हिंसात्मक क्रांति होती है। देश जो है में अर्थ जो है अव्यवस्था है, सरकार जो है आंतरिक अशांति से जूझ रही है, तो वो एक उतनी अच्छी तरह से फाइट नहीं कर पाए या इमर्ज नहीं कर पाए जितने की जो है अंग्रेज इमर्ज कर पाए। तो इन परिस्थितियों का अंग्रेजों ने भरपूर फायदा उठाया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अंग्रेज का जो सूरज कभी अस्त नहीं होता था। तो इन कारणों को हमें हरदम ध्यान में रखना है। अगर मेंस में ये क्वेश्चंस आता है तो हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। प्राइवेट कंपनी का जिक्र कर सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी। औद्योगिक क्रांति का जिक्र कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी जो टॉप मिलिट्री थी अंग्रेजों के पास, साथ ही साथ लेस जील फॉर द रिलीजन इनके अंदर था। उसके साथ साथ वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट थी। तो कई सारी चीज़ें थी जो अंग्रेजों को काफ़ी फायदा पहुँचाई। अब हम जो है कुछ फ्रांसीसी सेटलमेंट की बात करेंगे कि भारत में जो फ्रांस की कुछ बस्तियां थीं उनके बारे में बात कर लेना बेहद ज़रूरी है। फ्रांस की जो पहली बस्ती थी वो पौंडीचेरी, फिर एक कारिकल थी। कारिकल जो है तमिलनाडु में, माहे केरला में। उसके बाद यनम करके एक बस्ती थी, छोटी सेटलमेंट थी, जो है यनम जो है आंध्र प्रदेश में थी। और आपको पता ही है चंद्रनगर वेस्ट बंगाल में थी। तो ये जो है चंद्रनगर, यनम, माहे, उसके बाद कारिकल, पौंडीचेरी, ये सब फ्रांस की जो है सेटलमेंट थी, ये बस्तियाँ थी।
और अगर हम पुर्तगालियों की सेटलमेंट की बात करें तो पुर्तगालियों की सेटलमेंट थी गोवा, दमन और दीव, 3 जगह थी। अंग्रेज इसके बाद भारत में पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में फ्रेंड्स हम जो है अंग्रेजों की विस्तारवाद नीति का जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने इन यूरोपीय कंपनियों को हराने के बाद अब भारतीय राजाओं को कैसे एक एक करके, जो छोटे छोटे राजा हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, इन राजाओं को कैसे हरा के इनके राज्यों पर कब्जा करते हैं। और उन नीतियों का भी हम जो है डिस्कशन करेंगे जो अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार में बहुत ही मदद की। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को हराया, फिर उसके बाद मद्रास, फिर सिंध, फिर उसके बाद पंजाब, फिर मराठा, ऐसे करके एक एक करके सभी राजाओं को हरा के भारत में एक जो है ब्रिटिश भारत का स्थापना करते हैं और ये जो है 1947 तक भारत में कायम रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, आप बात करेंगे भारत के जो है सबसे संपन्न राज्य बंगाल के बारे में। बंगाल एक समय जो है बहुत ही समृद्ध हुआ करता था, क्योंकि एकीकृत बंगाल में बिहार, उड़ीसा का भी हिस्सा आता था, साथ ही साथ वर्तमान बांग्लादेश भी बंगाल के अंदर आता था। इस तरह से बंगाल जो है बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था और बंगाल से अंग्रेज लगभग 60% एक्सपोर्ट जो है किया करते थे। बंगाल से मुख्य रूप से जो है इंडिगो, राइस, काली मिर्च, सिल्क, कपड़े और कई सारी चीज़ें जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। इस तरह से जो है बंगाल सबसे जो संपन्न प्रांत होने के साथ साथ एक बड़ा प्रांत भी था, इसलिए अंग्रेजों की नज़र जो है बंगाल पर पहले से ही थी। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, जैसे ही मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी जो कमज़ोर होते हैं, तो अंग्रेजों ने इसका जो है पूरी तरह से फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। फर्रुखसियर 1717 में जब मुगल बादशाह रहता है तो उसने, आपको पता होगा, एक शाही फरमान जारी किया था। इस शाही फरमान के द्वारा ही अंग्रेजों को मात्र 3000 रुपये पे साल भर जो है बंगाल में ट्रेड करने की पूरी छूट मिल जाती है। और मैंने पहले 10,000 कहा था, माफ़ कीजिएगा, वो 10,000 रुपये था। 10,000 रुपये पे करने के बाद अंग्रेजों को जो है सूरत में भी ट्रेड करने का परमिशन मिल गई। ये जो दोनों बातें थी वो शाही फरमान के अंदर की बातें हैं। अब अंग्रेज जो है आराम से जो है बेखौफ होकर बंगाल में व्यापार कर रहे हैं और मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो रहा है। अंग्रेज अपनी स्थिति को जो है बंगाल में मजबूत किए हुए हैं और भी मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब जो है कुछ बंगाल के शासकों के बारे में बात कर लेते हैं। बंगाल का पहला शासक था मुर्शिद कुली खान, जिसके नाम पे मुर्शिदाबाद बसाया गया है, वर्तमान में बांग्लादेश में है और जो है पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो 1700 में क्या था, ये दीवान था। औरंगजेब के समय ये दीवान हुआ करता था बिहार का, लेकिन ये जो है बाद में सूबेदार बना और कुछ समय तक ये शासन किया, 1707 से लेकर 1727 तक। इसके बाद एक अन्य जो है बहुत ही अयोग्य शासक बनता है जिसका नाम सरफराज खान रहता है। और इसी सरफराज खान को जो 1741 में अलीवर्दी खान, इस सरफराज खान को मार के जो है बंगाल का जो है सूबेदार बन जाता है। इससे पहले जो है अलीवर्दी खान क्या था, डिप्टी गवर्नर ऑफ बंगाल था और जब उसने जो है सरफराज खान की हत्या करके जो है अब वो बंगाल का सूबेदार बन जाता है। यह बहुत ही योग्य शासक था। इसने जो है मराठाओं से संघर्ष किया, इसने जो है कंपनी से जो है पंगा लिया। वह चाहता था अलीवर्दी खान कि वह यूरोपियों को, स्पेशली अंग्रेजों को और डचों की भी एक जो है बस्ती थी चिंसुरा में, उनको भी बंगाल से बाहर खदेड़ दे। तो वो मराठों से लड़ता रहा और क्या हुआ, अलीवर्दी खान जो है अंत में 1756 में मारा जाता है। उसके बाद एक और शासक बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है जिसका नाम रहता है सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला अभी मात्र 20 साल का रहता है और जब वो नवाब बनता है तो उसके सामने कई सारी चुनौतियां रहते हैं। उसके अपने ही बहुत सारी चुनौतियां हैं। जो नवाब ऑफ पूर्णिया थे, जो उसका चचेरा भाई था शौकत जंग, वो उसका दुश्मन, उसकी आंटी थी घसीटी बेगम, वो भी उसकी दुश्मन, और जो है मीर जाफर जो उसका कमांडर था वो भी उसे जो है नवाब के तौर से पसंद नहीं करता था। तो इन सब का एक गुट था जो नहीं चाहते थे कि जो है सिराजुद्दौला जो है नवाब बने। और ये तीनों क्या करते हैं, जब सिराजुद्दौला को पता चलता है और वो देखता है कि कैसे जो है अंग्रेज कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, किलेबंदी कर रहे हैं। अब तक जो है अंग्रेज जो है बहुत हद कर चुके हैं, हद पार कर चुके हैं, और जो वो लगातार व्यापार का मिसयूज कर रहे हैं। जो उनको ट्रेड प्रिविलेज मिली हुई है उसका मिसयूज करके जो है सिर्फ अपना फायदा कमा रहे हैं, जिससे जो है जो नवाब का फिनेंस है उसमें बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं बिना नवाब की परमिशन से। इस बात से जो है सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया, तो सिराजुद्दौला जो है अटैक कर दिया कलकत्ता पर और उसको सीज कर लिया। और इस घटना के बाद से ही अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। अब जो है अंग्रेज सिराजुद्दौला को देखना नहीं चाहते। और इसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जिसे ब्लैक होल की घटना बोलते हैं 1756 में, जब यह कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक छोटी सी कोठरी में या कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से 123 का जो है सफोकेशन से मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार इस घटना को झूठ मानते हैं क्योंकि यह उनका मानना है कि इतनी जो है कैजुअलिटी होना पॉसिबल नहीं है। 1756 में जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेना क्लाइव के बीच जो है जंग होती है। इस लड़ाई को जो है प्लासी की लड़ाई कहते हैं। और इस लड़ाई में आपको पहले से ही पता है, चाहे मीर जाफर हो, चाहे शौकत जंग हो, सब लोग जो है अंग्रेजों से मिल गए हैं। और इस तरह से जो है यह लड़ाई बिना लड़े ही सिराजुद्दौला हार जाता है। और इस लड़ाई को हार जाने से जो है इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बंगाल में, और भारतीय इतिहास में इस प्लासी की लड़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस लड़ाई का महत्व यह है कि अब जो है सिराजुद्दौला के बाद जो अगला नवाब बनेगा वो मीर जाफर बनेगा। मीर जाफर पूरा जो है अंग्रेजों की कृपा पर निर्भर रहेगा और साथ ही साथ 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को मिल गई। प्लासी के युद्ध के बाद जो संधि हुई उसके अनुसार उसे जो है खूब सारा अंग्रेजों को पैसा दिया गया। उसके बाद जो है 24 परगना की जमींदारी भी मिल गई। साथ ही साथ इस युद्ध ने जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी। इसका मतलब यह समझ में आने लगा कि भारत में अब अंग्रेज जो है शासन करने जा रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य जो है भारत में वो खड़ा करेंगे। तो ये था प्लासी के युद्ध की जो है महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद जब मीर जाफर नवाब बन गया, वह अंग्रेजों की कठपुतली था। जैसे क्लाइव नचाता था वैसे नाचते थे। और यह करते करते जो है मीर जाफर परेशान हो चुका था। और इस बात से छुटकारा पाने के लिए चिंसुरा में जो डच थे उनसे वो जो है एक सांठगांठ कर लेता है अंग्रेजों के खिलाफ। और होता यूं है कि 1760 में बेदरा की लड़ाई में डच बुरी तरह से जो है परास्त हो जाते हैं। तो आगे चल के मीर जाफर को भी गद्दी से हटा दिया जाता है। अब उसके बाद जो है उसका सन इन लॉ मीर कासिम बनता है। नवाब मीर कासिम काफ़ी बहादुर है। वह भी जो है अलीवर्दी खान के बाद जो है सबसे योग्य नवाब माना जाता है। मीर कासिम जो है एक बहुत ही सुयोग्य सेना नायक था। यह अलीवर्दी खान के बाद जो है अब तक जितने भी उत्तराधिकारी हुए उसमें सबसे ज़्यादा योग्य था। इसने नवाब बनते ही सबसे पहले जो है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार ले गया
और उसने जो है नौकरशाही में जो है बहुत सारे परिवर्तन किए और उसे नए ढंग से जो है संगठित किया। साथ ही साथ उसने जो है सेना में भी अपनी पसंद के जो है लोगों को भर्ती किया ताकि उसके प्रति ईमानदार और वफादार रहें। और इस तरह से हमने देखा कि जो मीर कासिम है वो लगातार अंग्रेज़ों के खिलाफ बंगाल के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है। मीर कासिम के समय जो है डिप्टी गवर्नर ऑफ बंगाल राम नारायण था। राम नारायण को जो है टैक्स कलेक्शन करके भेजने के लिए कहा गया तो राम नारायण ने मना कर दिया, क्योंकि राम नारायण अंग्रेज़ों का जो है आदमी था, वह अंग्रेज़ों की तरफ मिला हुआ था। इस तरह से जो है बंगाल का जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ हो रही थी। साथ ही साथ जो मिसयूज़ ऑफ दस्तक, जो दस्तक दिए जाते थे, उससे रेवेन्यू कलेक्शन में जो है नवाब को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि इसका लगातार अंग्रेज़ और ब्रिटिश कंपनी जो है इसका मिसयूज़ कर रही थी। साथ ही साथ जो अनइक्वल ट्रेड हो रहा था, भारतीय मर्चेंट से तो टैक्स लिए जाते थे, ट्रांजिट ड्यूटीज़ लिए जाते थे, लेकिन वहीं ब्रिटिश कंपनी जो है ट्रांजिट ड्यूटी नहीं देती थी, फ्री ट्रेड करती थी पूरे बंगाल में। इससे क्या होता था, भारतीय जो कारीगर थे और कंपनी, इनके बीच कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया और भारतीय कारीगर और भारतीय सामान जो है वह बाज़ार में सरवाइव नहीं कर पाए। और इस तरह से जो है भारतीय और स्पेशली बंगाल की जो है अर्थव्यवस्था लगातार ख़राब होती गई। इन सब बातों से रुष्ट होकर जो है मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच जो है एक छोटी लड़ाई हुई जो 1763 में हुई थी। इस लड़ाई में जो है अंग्रेज़ फिर से जीत गए और इस जीत के बाद जो है मीर कासिम भाग के जो है अवध में शरण लेता है। अवध का नवाब उस समय जो है सुजाउद्दौला होता है और सुजाउद्दौला और शाह आलम जो मुग़ल बादशाह है, इसकी मदद से वो लोग एक जो है गुप्त संगठन बनाते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और जो है 1764 में बक्सर में जो है दोनों सेनाओं आमने सामने होती हैं। एक तरफ शाह आलम और मीर कासिम है और सुजाउद्दौला की सेना है, तो अंग्रेज़ एक तरफ है। इस युद्ध में जो है बहुत नज़दीकी हार होती है और अंततः अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। जैसे ही बक्सर की जीत होती है और इसके बहुत सारे मायने सामने निकल कर आते हैं। अब जो है ये सिर्फ बंगाल के नवाब की हार नहीं है, इसमें जो है अवध का नवाब भी हार गया, मुग़ल बादशाह भी हार गया और इस तरह से जो है उत्तर भारत तक जो है अब कंपनी की जो है शक्ति जो है बढ़ गई है। और इस एवज में जो है क्या हुआ कि अब कंपनी को जो है पूरे बंगाल में, जिसमें उड़ीसा और बिहार भी हैं जोड़ के, एकदम फ्री ट्रेड की परमिशन मिल जाती है। और इस युद्ध का जो है अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व जो कर रहा था वह जो है क्लाइव कर रहा था। और उसके बाद जो है क्लाइव के बीच और शाह आलम और सुजाउद्दौला के बीच दो संधि होती हैं, दो अलग अलग संधि होती हैं इलाहाबाद में, तो इसे जो है इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। तो जो संधि होती 1765 में पहली संधि वह इलाहाबाद में होती है नवाब, जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला के बीच। इसमें जो है शर्त रखी जाती है कि इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो है वो शाह आलम को दे दिया जाता है, जो मुग़ल बादशाह रहता है, और उसे जो है 50 लाख रुपए जो है हर्जाना उससे लिया जाता है। जो युद्ध हुआ था इसके, जो बक्सर की लड़ाई हुआ उसके लिए उससे जो है 50 लाख हर्जाना लिया जाता है। साथ ही साथ बलवंत सिंह को जो है बनारस की जमींदारी दी जाती है। तो ये तीन बातें जो है, जो सुजाउद्दौला के साथ संधि हुई क्लाइव की, वो उसकी ये तीन बातें हैं। और जो दूसरी संधि हुई वो शाह आलम के साथ हुई। इस संधि में क्या कहा गया, शाह आलम को जो है बोला गया कि नहीं, आप इलाहाबाद में आपको रुकना होगा। शाह आलम को वहाँ पे रहने के लिए कह दिया गया। उस 26 लाख की जो है फरमान लिखवाया गया कि आप जो है फरमान दीजिए, और 26 लाख वार्षिक रुपया में पूरे जो है
बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब जगह जो है कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आराम से फ्री ट्रेड करेगी। इसके अलावा किसी प्रकार की ड्यूटी, कोई टैक्स नहीं देगी। और 53 लाख रुपए उसे और लिया गया ताकि जो अदर स्टेट हैं वहाँ पे जो है वो कल्याणकारी कंपनी काम कर सके। तो इस तरह से हमने देखा 2 संधियाँ हुई बक्सर की लड़ाई के बाद। और बक्सर की लड़ाई के बाद बहुत सारी चीज़ें खुल के आ गई। उसके बाद जो है मीर जाफ़र का जो लड़का था, माइनर था, नजीमुद्दौला जो है नवाब बना। अब जो है सत्ता पूरी तरह से जो है अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई है। जो है नायब सूबेदार का पद बनाया गया, मतलब सारी शक्तियाँ नायब सूबेदार को दे दी गई। और नायब सूबेदार जो है अंग्रेज़ों का ही कृपा पात्र रहेगा, यानी अंग्रेज़ जिसे चाहेंगे उसे जो है सत्ता बनाएंगे। बाकी नाम मात्र का तो नवाब नजीमुद्दौला ही था। तो इस तरह से हमने देखा कि पहली बक्सर की लड़ाई के बाद 2 संधियाँ हुई, एक शाह आलम के साथ और एक शुजाउद्दौला के साथ। अब बात करेंगे एक और बहुत ही खास घटना घटी इसी समय, जिसे बोलते हैं डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल, यानी दोहरी सरकार जो है बंगाल में चलती थी। और इसका जो प्रतिपादक था वो जो था क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। इसे जो है 1765 में जो है उसने लागू किया था और यह योजना जो है 1772 तक चली। इसमें ये होता था कि जो दीवानी होती थी, दीवानी इन द सेंस जो रेवेन्यू कलेक्शन था, वो एक क्लाइव ने एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जिसको दीवान कहते थे। यानी दीवान वो जो है रेवेन्यू को कलेक्ट करके जो है कंपनी को देगी। दूसरा था निजामत, यानी पुलिस और जुडिशरी जो है वो सूबेदार के अंडर आ गया। यानी कि अब सूबेदार और दीवान 2 महत्वपूर्ण पद हो गए और दोनों जो है कंपनी के कृपा पात्र हैं और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यानी निजामत, पुलिस और जुडिशरी का देखभाल कौन करेगा? सूबेदार करेगा। और रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा? दीवान करेगा। बाकी जो सारी जिम्मेदारियां थी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की, पीस की, राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को, वो सारे नवाब के ऊपर डाल दी गई। यानी कि कंपनी की अब कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और जो है पूरी फोर्स जो है उसके अंडर में होगी। तो कहने का मतलब इस सिस्टम के द्वारा जो बंगाल का नवाब था वह अब नाम मात्र का नवाब रह गया। इस सिस्टम के द्वारा जो है बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई।